कितना दोष मोदी सरकार के उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिनके हाथ में बागडोर है, ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन ये कहना कि आज भारत में एक व्यापक परिवर्तन आ गया है, कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो इस बात को मानता कि भारत में परिवर्तन। वकीलों की यही खासियत होती है कि आरोप लगा भी देते हैं, बड़ा संगीन आरोप लगा देते हैं, लेकिन आरोप इस तरीके से लगाते हैं कि आरोप लगाया या ना लगाया इसी पे सवाल खड़ा हो जाए। ये सब आपसे सीखा है हमने आपसे सीखा। हाँ खुर्शीद साहब, चलिए ओवैसी साहब मैं आपके आता हूँ। आपके हिसाब से 20 महीने में क्या बदल गया है हिंदुस्तान, किस रूप में बदला है हिंदुस्तान? मैं जब इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरे एक बचपन के दोस्त हैदराबाद पब्लिक स्कूल के, मैं उनसे मुलाकात थी, नहीं मिल सका, तो उनसे कहा कि मैं इस प्रोग्राम में जा रहा हूं और उसका अनुमान ये है। तो उसने कहा कि मैं तुझे एक शेर भिजाता हूं, जरूर पढ़ना वहां पर। और वो भी एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसने कहा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये फैज का शेर है। अब कोई एक बिजनेसमैन अगर ये कह रहा है, और दूसरी बात यह कि 18 महीने की आप बात कर रहे हैं कि हमारे वजीर आजम की पहली स्पीच पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिला। अब हमको ये बात समझ में नहीं आती कि 1200 साल की गुलामी थी या 200 साल की थी। तीसरी बात कि हमारे रिटायर्ड नेवी के चीफ थे अरुण प्रकाश, 13 नवंबर हिंदू में उनका बयान आया कि पिछले 6 महीने में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हैव नोज डाइव्ड, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान और चीन कुछ हरकत करेगा तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। चौथी बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बेनालिटीज, क्लेम और स्लोगन में बिलीव करते। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड को गए तो कहा कि जब हम इंडिया बॉन्ड की बात करते तो जेम्स बॉन्ड याद आ जाते, जब जेम्स बॉन्ड याद आते तो ब्रूक बॉन्ड याद आ जाता। ब्रूक बॉन्ड हमको जेम्स बॉन्ड हमको दिल खुश कर देता और ब्रूक बॉन्ड ताजगी दे देता हमको। अब फिर प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इमरान है, फिर हमारे हिंदुस्तान में इखलाफ है। प्राइम मिनिस्टर इस्लामोफोबिया की बात कर देते हैं कि अगर काश पूरे मुसलमान सूफीज्म को समझ जाए तो बंदूक नहीं उठाते। तो ये इस्लामोफोबिया की एक बेहतरीन मिसाल है। तो 18 महीने में तो हम यही सुनते आ रहे हैं, जमीन पर तो कुछ हो नहीं रहा है, सिवाय इसके कि जो फ्रिंज है वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो कोर एलिमेंट है इस गवर्नमेंट का। और यही बातें हैं जिसका आप देख रहे हैं कि मुल्क में एक बात जरूर मैं कहूंगा कि 18 महीने में मोदी सरकार का जो पॉपुलैरिटी ग्रोथ था वो तो अरेस्ट हो गया। अब नीचे कितना जाएंगे ये देखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि 18 महीने में फ्रिंज सेंटर में आ गया। मैं एक चीज ओवैसी साहब से बहुत अदब के साथ पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि 18 महीने में फ्रिंज एलिमेंट्स, उनका मतलब ये है कि बहुत कम्युनलिज्म हो गया है, बहुत देश में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। मैं उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो एक ऐसा उदाहरण बता दें कि इन 18 महीनों में मुल्क में कहां पर दंगों का सैलाब है। एक उदाहरण बता दे, आपके हैदराबाद में आज से 18 महीने पहले जब यूपीए की सो कॉल्ड सेकुलर सरकार थी तो सैकड़ों जो नौजवान मुस्लिम नौजवान थे वो आतंकवाद और अलगाववाद और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में जेल के शिक्षों में थे। आज से पहले एक लंबी श्रृंखला थी कम्युनल राइट्स की, कम्युनल दंगों की। आज अगर मुल्क में सुकून है, आज मुल्क में अमन और शांति है, अगर आज मुल्क में सांप्रदायिक सौहार्द है, तो उसके लिए अगर इस मैन्युफैक्चर्ड और फैब्रिकेटेड टॉलरेंस और इंटॉलरेंस को उठाने की कोशिश होगी तो वो इसलिए उठने से पहले वो फेल हो जाती है। और इसलिए आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको तर्क के साथ कहना चाहिए। आज देश एक है, टॉलरेंस इस देश के डीएनए में है, उसको ना हमारे सर्टिफिकेट की गारंटी है जरूरत है और ना आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। नकवी साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आज तक का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आप और हम दोनों बैठे थे। जब बात बीफ की आई तो आपने कहा जिसको बीफ खाना है पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब आप बताइए, आपने कहा था नहीं कहा था? नहीं कहा था। अरे नहीं कहा। राजदीप यहाँ पर है, रिकॉर्डिंग है वो। नहीं कहा था। आपने कहा था कि जिसको बीफ खाना है पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब सुनिए मैंने क्या कहा था, सुनिए मैंने ये कहा था कि यही इंटॉलरेंस है आपका। दोनों की बैठा दिया बैन है उन स्टेट्स में। नकवी साहब जरा बात तो मुकम्मल करने दीजिए। जहां पर जो है वो अवेलेबल है, अगर आप उसके बिना जिंदा नहीं रह पा रहे तो एक काम करते हैं, पहले इनका आरोप सुन लीजिए फिर जवाब। नकवी साहब,
आपका इतना जल्दी गुस्से में आना इस बात की गवाही दे रहा है कि आप बोले थे। दूसरी बात यह है, नकवी साहब, दूसरी बात यह है कि आप और सरेशवाला साहब तो पॉलिटिशियन नहीं है, वो मोदी के दोस्त हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने बिहार में 2 मरतबा अपनी तकरीर में कहा, एक वजीर आजम जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेता है, सबका तहफ्फुज करेंगे, सबको सिक्योरिटी करेंगे। क्या यह बात जेब देता है वजीर आजम को कि एससी का, बीसी का रिजर्वेशन निकाल के एक रिलीजियस माइनॉरिटी को दिया जाएगा, मैं अपनी जान दे दूंगा? क्या यह बात सही है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को इस तरह की बात करना पड़ेगा कि अपने ही ओथ को वायलेट करेंगे? रिजर्वेशन तो दूर की बात है, मगर मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। और एससी एसटी का रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है वो? और फिर प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए आपकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने बयान दिया है नकवी साहब, मैं उसको कोट कर रहा हूं। देखिए, पहली बात यह कि अभी बिहार का इलेक्शन तो खत्म हो गया। बिहार के इलेक्शन में आप भी थे और उसमें जो रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। अब हमें जो है वो जमीन की हकीकत से जुड़ी हुई बात करनी चाहिए। जहां तक प्राइम मिनिस्टर का के इंक्लूसिव ग्रोथ का कमिटमेंट है, सबके साथ सबके विकास का कमिटमेंट है। नहीं सर, आप उनके सवाल को डॉज कर रहे हैं व्यक्ति। आप उनके सवाल को डॉज करें। उनका सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस तरह का बयान देना कि किसी रिलीजियस माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलने से पहले मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, क्या इस तरह का बयान देना प्रधानमंत्री के रहते क्या ये ठीक है? उस वक्त एक दुष्प्रचार चलाया गया बिहार से, उन्हीं का बयान था, किसी और का बयान नहीं था। बताता हूं, एक दुष्प्रचार चलाया गया कि मोदी सरकार, अगर यहां पर बीजेपी की सरकार बिहार में आ जाएगी तो ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर देगी। उसको उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकता। जहां तक सवाल है, आपने कहा माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन की बात, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आपके हैदराबाद में, आपके आंध्रा में, तेलंगाना में बहुत बार कोशिश हुई, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता। उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट था, सलमान साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत बार कहा कि हम माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कुछ कह रही सर, एक मिनट, वकीलों और नेताओं के बीच में बेचारा बिजनेसमैन भी है। नहीं, वो दोस्त है मोदी साहब के। मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ। मुझे लगा आप कहेंगे मेरे दोस्त हैं वो। आपके दोस्त नहीं, आपके दोस्त हैं? का एक शेर है, तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों हुए? सर नकवी साहब, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के 50 सब कास्ट मुसलमानों को रिजर्वेशन एजुकेशन में देने के लिए कहा। आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते नकवी साहब? राजस्थान में आप 50% की सीलिंग को क्रॉस कर लिए। वहां पर देखिए, हम आपको क्या है, मजहब के नाम पर मत दीजिए। आपके पास एम्पिरिकल डेटा है सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, उसकी बुनियाद पर दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो करेंगे आप, फिर सबका साथ सबका विकास कहां है? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे लिए एक ही चीज है, किताब, कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोर्ट्स कह रहे हैं कि दीजिए, टू ब्रिंग द मुस्लिम्स इनटू सेक्युलर पॉलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, आप इसको फॉलो नहीं करते। आप ये जानकारी होगी आपको कि मंडल कमीशन में कितनी मुस्लिम कम्युनिटी है जो रिजर्वेशन में है? नकवी साहब, मैं आपको नहीं, मैं सिर्फ एक आप जो है वो 27% में, इसीलिए सलमान खुर्शीद साहब ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात पर 4.5 दिया, तो आप लोग उस पर नाराज हो गए। कमीशन की सिफारिश नहीं, देखिए जो मंडल कमीशन में मुस्लिम कम्युनिटी जो है, पसमादा कम्युनिटी, वो है रिजर्वेशन में। जहां तक सवाल है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि साहब माइनॉरिटीज को या मुस्लिम्स को रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको नहीं मिलना चाहिए, तो दीजिए। लेकिन उसके लिए आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत चलेंगे ना आप। इसलिए हर इलेक्शन में क्या होता है, कोई कहता है हम 8% देंगे, कोई 10%, और उसके बाद इलेक्शन खत्म होता है और किसी हाई कोर्ट द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा उस पर बैन लगा दिया जाता है, स्टे कर दिया जाता है। जफर सरेशवाला साहब क्या चलते हैं, काफी देर से खामोशी से सुन रहे हैं। ओवैसी साहब ने साफ कर दिया कि आप उनके दोस्त हैं नहीं, आप मोदी जी के दोस्त हैं, आप सलमान खान के भी दोस्त हैं, तो माइक तो उठाइए जरा। अच्छा, एक जो बात खुर्शीद साहब ने भी कही, और मैं मोदी साहब का दोस्त हूं तो आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका भी दोस्त, आप मुलाकात आज आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे, वो मंजूर नहीं कर रहे। चलिए, यानी उसका मतलब ये नहीं है, सलमान खुर्शीद साहब के भी हम दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं, तो कोई एक के दोस्त होने की वजह से दूसरों के दुश्मन। खुर्शीद साहब और ओवैसी साहब दोनों ने कहा कि
माइनॉरिटीज को सबका साथ सबके विकास की जो सोच है उसमें पूरी तरीके से जोड़ा नहीं गया। देश को खंडित करने की दिशा में पिछले 18 महीने में काम हुए। आप उस वक्त मौलवियों के साथ गए थे प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए, जब उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे भी अगर आप परेशानी में हो। मैं नहीं था उसमें। नहीं, लेकिन आपने उस मीटिंग को फैसिलिटेट करने में काफी रोल नहीं, अच्छा चलिए, मेरी खबर पक्की है, आप उसको छोड़िए कि आपने रोल प्ले किया कि नहीं, लेकिन आपने उस मीटिंग को फैसिलिटेट करने में रोल प्ले किया। ये जाहिर बात है, आप उसको मंच पे माने ना माने। बहरहाल मेरा सवाल यह है, जो ओवैसी साहब ने कहा, जब प्रधानमंत्री इस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ चुनाव के मंच पर जाके बयान देता है, क्या उसको चुनाव की हीट में दिया गया एक बयान कह के किनारे कर दिया जाए, या वो एक उससे बड़ी सोच झलकाता? देखिए, मेरा जो रोल रहा है वो ये है कि ठीक एक हुकूमत है, जो गुजरात में भी था कि भाई इलेक्शन में जीत के आ गए, यहां भी हुकूमत है और 8-9 स्टेट में उनकी हुकूमत है। तो क्या ये हो सकता है कि 20 करोड़ मुसलमान ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क में हुकूमत कर रही है, क्या उनसे वो आइसोलेशन में रहे? तो बातचीत होनी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? और आपत्ति है बाकी सब मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।